नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शार्प लर्निंग ऐप पर और हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। मैं हूं अविनाश सिंह और मैं पढ़ाता हूं जीएस। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार जो कांस्टेबल का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, भर्ती आ चुकी है। एक तरीके से 18 तारीख से फॉर्म भी भरने शुरू हो जाएंगे और वो 1 महीने तक करीब करीब आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो उसी के लिए हमने बैच लॉन्च किया है। उसी में मैं आपको जीएस का सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा, किस तरीके से सिलेबस दे रखा है और किस तरीके से हमारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ। और आप सभी से निवेदन है, जिसको भी आपके घर में या फिर स्वयं आपको भी करना हो तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी यहाँ तक पहुँच पाएँ, हमारे ऐप तक पहुँच पाएँ और जिसको भी बैच लेना हो, तैयारी करनी हो, वो लोग क्या कर पाएँ, बैच से हमारा परचेज कर पाएँ। ठीक है, तो चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो देखिए ये हमारा सिलेबस है। हिंदी आता है सिलेबस में, यहाँ से प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी से प्रश्न आते हैं और हमारा मैथ आता है। मैथ के साथ ही साथ कुछ प्रश्न मैथ में ही हमारे रीजनिंग से भी जुड़े होते हैं। रीजनिंग के प्रश्न भी इसमें आते हैं, तो वो टॉपिक भी आपको कराए जाएंगे, लेकिन सिलेबस में डायरेक्ट मैथ ही दे रखा है। ठीक है, बाकी हमारा सामाजिक विज्ञान है, यानी कि जिसको हम लोग जनरल स्टडी या फिर जी के जनरल नॉलेज भी कहते हैं, जिसमें हमारा हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है। इसके अलावा हमारा साइंस है। साइंस में हम लोग बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके लिए सर आपको अलग से बताएंगे। केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है और हमारे जो सामान्य ज्ञान है और करंट अफेयर्स। तो जो हमारा जीएस या फिर जीके जो होता है, जीएस जीके आपको बोलते हैं, उसमें ही हमारा जो कुछ टॉपिक्स हैं करंट से हिसाब से आते हैं। जैसे स्पोर्ट्स वाला आता है, वो करंट का आता है, किसने जीता, कौन सा फीफा अवार्ड है हमारा, या फिर कौन हमारा आईसीसी का चैंपियन बना, किसको, ये एक तरीके से बात करें जो हमारे यहाँ पे चलते हैं आईपीएल, वो कौन जीता, किस टीम के खिलाफ लड़ा गया, फाइनल था। ऐसे प्रश्न भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारे करंट से आते हैं। जैसे बहुत सारे जो संगठन होते हैं, G20 हो गया ये, फिर या फिर हमारे बहुत सारे और भी ब्रिक्स हो गए, तो उनमें कौन कौन से सदस्य हैं, कहाँ पे बैठक हुई, उसकी कौन सी बैठक थी, इस तरीके के प्रश्न भी करंट से आपको देखने को मिलते हैं। तो फन सर आपको पता ही हो करंट पढ़ाते हैं, तो वो आपको इस सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, करंट से कैसे प्रश्न आते हैं, और इसी तरीके से आपको करंट भी पढ़ाई जाएगी एग्जाम के अनुसार, जिससे कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ और स्कोर करने के साथ ही साथ सेलेक्ट भी हो पाएँ, फाइनल आपका मेरिट में नाम भी आ पाए। तो चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो जो सोशल साइंस है हमारा, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आता है। उसी की हम लोग बात करें तो सिलेबस में आपके बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन प्रश्न कुछ हट के पूछे जाते हैं, जैसा कि बेसिक ट्रेंड है। तो हम लोग सिलेबस के अनुसार तो चीज़ें करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा ट्रेंड पर। जिस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं उसी तरीके से हमें चीज़ें करनी होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो मेन फोकस है वो क्या है, आपका जो मेन गोल है वो क्या है, एग्जाम में क्वालिफाई करना, एग्जाम में क्वालिफाई करना और मेरिट में नाम प्राप्त करना। तो हम लोग सिलेबस को देखेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे, जो हमारा एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चीज़ों को हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर बाद में प्रायोरिटी रहेगी हमारा सिलेबस कंप्लीट करने की। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। फिर दूसरी प्रायोरिटी में जो आपका सिलेबस में जो चीज़ें दे रखी हैं, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा हैं, बाकी रह गई हैं, तो फिर उनको भी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो हम लोग बात करें, पहला हमारा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में सिलेबस तो आपका जो एनसीईआरटी है, क्लास 9th की, हमारी 10th की, उस तरीके से दे रखा है। तो इसमें क्या है, भौगोलिक खोजें। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति हुई थी, उसके बाद बहुत सारा खोजों का माहौल चलने लगा। जैसे वास्को डी गामा ने इंडिया को खोजा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही होगा कि अमेरिका की खोज हुई, ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई। ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत देखनी है। दूसरी हम लोग बात करें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आप सभी को पता ही होगा 1786 के आसपास क्या किया गया था, अमेरिका के 4 जुलाई के आसपास हमारा क्या हो गया था, अमेरिका स्वतंत्र हो गया था। 87 के आसपास उसका संविधान बना, तो वो भी चीज़ें हमें देखनी है। फिर एक तरीके से 1860 से 64 के आसपास उसका जो गृह युद्ध की चीज़ें हुई थी, वो भी हमें थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी है। फिर आगे हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसके बारे में आपको पता ही होगा। वही उसी समय जब अमेरिका एक तरीके से आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, अमेरिकी क्रांति हुई थी, उसी समय के आसपास हमारा क्या होने लगा था, फ्रांस में भी क्रांति हुई थी। तो वो भी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत देखनी है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, स्टेट जनरल की बैठक, परिणाम, क्रांति का प्रादुर्भाव, ठीक है, परिणाम और कारण, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी है। आगे हम बात करें नाजीवाद। जर्मनी में जो हमारा हिटलर था, आपको पता ही होगा, हिटलर का नाम सभी ने सुना होगा। तो वो नाजीवाद का उदय किया था। फिर उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार वगैरह जो सभी चीज़ें हुई थी, वो भी थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे देखनी है। प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्धों के कारण, परिणाम और प्रभाव, इसमें कौन धुरी राष्ट्र थे, कौन ये थे, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। कब से कब तक युद्ध चला, कौन सी संधि हुई, कौन कौन देश किस तरफ से लड़ा, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी।
आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, ये पता होगा आपको। संस्कृति हमारी आदिवासी कौन सी है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो हमारी गोलबंदी, यानी कि जो आदिवासियों ने क्या किए थे, बहुत सारे विद्रोह किए थे, वो चीज़ें एक तरीके से देखनी है। बिरसा मुंडा, चुआई, तिलका मांझी, बसरा, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी है। बिरसा मुंडा के बारे में पता ही होगा। अभी 2 साल पहले एक तरीके से बात करें आदिवासियों के बारे में एक तरीके से दिन मनाया गया है, 15 नवंबर के आसपास उनका दिन घोषित किया गया, बिरसा मुंडा या आदिवासी दिवस एक तरीके से। तो ये चीज़ें करंट से भी आपकी इंपॉर्टेंट है और हमारा सिलेबस में दे रखी हैं। कृषि और खेती और समाज की बात करें, विभिन्न प्रकार की खेतियों का इतिहास है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी ज़रूरत है। वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन है। बिहार केला, गन्ना, चीनी आदि जो लीची है हमारा, उनमें क्या उत्पादन का स्थान है, वो सारी चीज़ें देखनी है। यूएसए में गेहूं कपास होती है। शांति प्रयास की बात करें, राष्ट्रसंघ है यूएनओ हमारा, राष्ट्रसंघ का प्रयास क्या है, राष्ट्रसंघ की विफलता क्या है। और इसी के साथ साथ आप सभी को पता ही होगा कि भारत अपने सबसे ज़्यादा सैनिकों को कहाँ पे भेजता है। यूएन शांति जो हमारा पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, उसमें भारत का स्थान काफ़ी बड़ा रहता है। यानी कि भारत अपनी तरफ से जो सैनिकों को भेजता है विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, वो काफ़ी बड़ी संख्या है। तो ये हमारा इस हिसाब से भी टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद, तो 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इसी के कारण से जो हमारा इटली था, मैजनी था, इसी के साथ साथ बिस्मार्क था, जर्मनी था, उनका एकीकरण किया गया, एक राष्ट्र के रूप में बनाया गया, एक भाषा, एक राष्ट्र, ये सारी चीज़ें हमारी की गई थी। इसी की आगे चलकर थोड़ा सा क्या हुआ, 1900 के आसपास फर्स्ट वर्ल्ड वार, फिर 1940 के आसपास सेकंड वर्ल्ड वार, ये सारी चीज़ें इसी क्रम का परिणाम थी। आगे आपको पता होगा 1917 में हमारी 1917 में हमारी क्या हुई, रूस में क्रांति हुई, साम्यवाद समाजवाद की स्थापना हुई। आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, तो वो इसी से संबंधित थे। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन का मतलब वही है कि भारत ने जो ब्रिटिश के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा और भारत कैसे कैसे आज़ाद हुआ, इसी तरीके से चीन भी किस तरीके से आज़ाद हुआ। हम और चाइना 1949 में और हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, और 1965 में हमारा मालदीव है, ये बहुत सारे देश इसी में आज़ाद हुए थे। तो ये माहौल जो चल रहा था उसी को थोड़े बहुत समझना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार ने उसमें किस तरीके से योगदान दिया, तो ये सभी चीज़ें हमें थोड़ी बहुत देखनी है। भारत में राष्ट्रवाद, वही मैंने अभी बताया आपको, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, किसान मजदूर जनजातियों के विद्रोह, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियाँ, जैसे हमारा कांग्रेस थी, इसके साथ ही साथ बहुत सारे अन्य संगठन भी बनाए गए थे, ठीक है। उन सभी के बारे में थोड़ा बहुत हमें देखना है कि इस कांग्रेस की कब बैठक हुई, क्या क्या कार्यक्रम किया, कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी बहुत देखनी है। अर्थव्यवस्था और आजीविका, तो 1850 और 1950 के बीच में भारत और ब्रिटेन के बीच में जो औद्योगिकरण को लेकर चीज़ें चली, भारत का भी औद्योगिकरण किस तरीके से किया गया, ब्रिटेन में औद्योगिकरण किस तरीके से सफल हुआ, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत देखनी है। भारत का औद्योगिक उत्पादन कम हो गया और ब्रिटेन का बढ़ गया। ऐसा माना जाता है कि 1765 के आसपास भारत का जो टोटल जीडीपी में उत्पादन था विश्व की में, वो 16 से 17% था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश का औद्योगिकरण होने लगा, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, भारत में उन्होंने विऔद्योगिकरण कर दिया, भारत को कच्चा माल उत्पादक और तैयार माल का आयातक एक तरीके से बना दिया। तो इस तरीके से चीज़ें खराब हो गई और वर्तमान में जीडीपी का टोटल विश्व की जितनी भी जीडीपी है, यानी कि जितना भी उत्पादन है, उसमें भारत 2-2.5% ही योगदान कर पाता है। तो यही सब चीज़ें हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है। आगे हम लोग बात करें शहरीकरण, तो शहरीकरण आपको पता ही होगा कि जब शहरों में थोड़ी बहुत मात्रा में लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो शहरों की जो समस्याएं होती हैं वो सामने आती हैं। शहरीकरण होता क्या है, इसी करके शहरीकरण की समस्याएं क्या क्या हैं, वो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है। शहरों का विकास, सामाजिक बदलाव किस तरीके से होता है, प्रवसन क्या होता है, ठीक है। जब शहरों में जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग ज़्यादा पहुँच जाते हैं तो मलिन बस्तियों का विकास होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है। व्यापार और भूमंडलीकरण की बात करें तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में विश्वास जो हमारा एक तरीके से बाजार था विश्व का, उसमें किस तरीके से चीज़ें चेंज की गई, वो चीज़ें भी इसके अंतर्गत देखनी है। जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 के आसपास, हमने क्या किया, 1991 के आसपास किया, एलपीजी मॉडल अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वो चीज़ें भी इसके अंतर्गत हैं। 2 महायुद्धों के दौरान क्या हुआ, जो हमारी 1929 की मंदी आई थी, उसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी है कि मंदी कब आई, कारण क्या थे, प्रभाव क्या पड़ा, ये सारी चीज़ें। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, आपको पता ही होगा भारत में भी जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसमें प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो हमारा कौन सा पहला हिंदी का अखबार था, कौन सा भारतीय पहला अखबार था, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत पढ़नी होती हैं। आगे बात करें हम लोग
हिस्ट्री के बाद आता है हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आप सभी को पता ही होगा, भारत की स्थिति देखनी है, विश्व में भारत का योगदान देखना है, क्षेत्रफल देखना है, इसी के अलावा मानचित्र देखना है, भारत की नदियाँ कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, कौन सी नदी कहाँ पे जाके गिर रही है, इसी के साथ साथ भारत में कहाँ पे कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ये सभी चीज़ें हमें किसके अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़नी है। खनिजों का महत्व क्या है, ठीक है, यही सारा आपका सिलेबस दे रखा है। नदियाँ वाला हो गया, मानव सभ्यता जीवन की रेखा के रूप में नदियों का महत्व क्या हो गया, भौतिक स्वरूप हो गया उसका, ठीक है, राज्य कितने हैं, ये सारी चीज़ें हमारा ज्योग्राफी के अंतर्गत आती हैं। भारत की जलवायु कैसी है, मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि कौन से वन संसाधन पाए जाते हैं, उसमें कौन से पशु पाए जाते हैं, जनसंख्या का आकार क्या है, यानी कि भारत में कितनी % जनसंख्या किस राज्य में है, टोटल विश्व की कितनी % जनसंख्या भारत में है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दे रखी होती हैं। भारत एवं जो हमारी भूमि है उसके लोगों की बात करें, यानी कि भारत का स्थिति और विस्तार की बात करें, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, इस तरीके से ही प्रश्न आते हैं। जैसे भारत का कौन सा पड़ोसी है, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किससे मिलती है, कौन से राज्य की सबसे बड़ी सीमा है किस देश के साथ, ये सभी चीज़ों के प्रश्न आते हैं। वही हमारा मानचित्र में भी हमें पढ़ना है। क्षेत्रीय अध्ययन की बात करें, जो जल स्तर में गिरावट का कारण क्या है, भीम उपयोग, और इसकी बात करें प्रदूषण क्या है, प्रदूषण क्या होता है, उसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, बचाव क्या है प्रदूषण से, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। संसाधन की हम लोग बात कर ही चुके हैं कि वन संसाधन हो गए, कहाँ पे वन ज़्यादा है, ये हमारी FFIR जो सर्वे है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FFI जो रिपोर्ट होती है उसके द्वारा भी चीज़ें कि कहाँ पे कितना % वन है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। करंट से भी हमें पढ़नी पड़ेंगी और बेसिक भी देखना पड़ेगा। कृषि संसाधन आपको पता ही हो, कौन सा राज्य है किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, गेहूं का कौन उत्पादन कर रहा है, लीची का कौन कर रहा है, ठीक है, चावल का कौन कर रहा है, इस तरीके से चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। जल संसाधन, भाई जल संसाधन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जल के बिना खेती भी नहीं होती। और आपने सुना ही होगा, पानी गए ना उबरे मोती मानव चून, ये सुना है कि नहीं आपने। तो पानी के बिना कुछ भी नहीं होता, ना तो मनुष्य जिंदा रह सकता, ना ही एक तरीके से जो हमारे एक तरीके से बात करें, जो हमारे मोती वगैरह होते हैं वो भी नहीं जिंदा रह सकते, शीप वगैरह होते हैं समुद्र में, वो कुछ, यानी कि पानी का इंपॉर्टेंट है। तो जल संकट से निपटने के किस तरीके से हमें उपाय करने चाहिए, वर्षा जल से यानी कि बाढ़ वगैरह आती है उसको रोकने का क्या क्या प्रयास किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। खनिज संसाधनों की बात करें तो खनिजों का संरक्षण वगैरह, वन एवं वन्य प्राणी, इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि कौन से जानवर कहाँ पे पाया जाता है, उसका रैंक क्या है, वो कितनी संख्या में है, बहुत सारी जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। शक्ति संसाधन की बात करें तो शक्ति संसाधन यानी कि परंपरागत हैं, जैसे सौर ऊर्जा है हमारी, पवन ऊर्जा है, ठीक है, इसके अलावा कोयले से ऊर्जा बनती है, डीजल पेट्रोल से ऊर्जा बनती है, वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी है, कहाँ कहाँ पे हमने न्यूक्लियर प्लांट खोले हैं, तो वो सभी चीज़ें, कौन पवन ऊर्जा में सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है, कौन सौर ऊर्जा में है, इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। निर्माण उद्योग हो गया, भाई कौन सी जगह पर इंडस्ट्री ज़्यादा है, कौन सी इंडस्ट्री किस क्षेत्र में रहती है, ये सभी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। परिवहन संचार यानी कि आपको पता होगा रेल, रोड, ठीक है, और जल, ये हमारे 3 मुख्य परिवर्धन है। चौथा हमारा वायु वाला है, तो 4 परिवहन के साधन होते हैं, उन्हीं चारों के बारे में देखना है कि कितना क्षेत्रफल है हमारा रोडों का, कितना हमारी लंबाई है, किस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बना हुआ है, कौन सा रोडों की लंबाई के मामले में टॉप पर है, ये सभी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि रोड अगर ठीक है तो हमारा व्यापार भी अच्छा होता है, व्यापार अच्छा होता है तो राज्य में क्या होता है, रोजगार वगैरह भी ठीक से मात्रा में चलते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। संसाधनों का उपयोग में हम लोग बात करें, बिहार प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, यानी कि बिहार के बारे में स्पेशल थोड़ी बहुत देखनी है कि उद्योग कहाँ पर हैं, कौन से उद्योग हैं, नगरों का विकास कहाँ पर हुआ, कितना नगरीकरण है, कृषि संसाधन कौन से हैं, वन जीव कौन से पाए जाते हैं, मानचित्र अध्ययन ये हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है, उच्चावच प्रदर्शन की विधियाँ, जो समोच्च रेखाएँ हैं, ये कुछ पर्वत पठार जलप्रपात कहाँ पर कौन से का पाया जाता है, ये सभी चीज़ें भी हमें देखनी है सिलेबस के अंतर्गत। तो ज्योग्राफी के बाद हमारा जो आता है यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो हमारा दे रखा है, तो पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें सिलेबस तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, लेकिन हमें जो पढ़नी है एग्जाम के हिसाब से वो थोड़ा सा अलग चीज़ें पड़ जाती हैं। तो सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे कि लोकतंत्र की क्या है, प्रभुत्व क्या होती है, वैश्विक लोकतंत्र की परिकल्पना कहाँ से आई, लोकतंत्र क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन एग्जाम के हिसाब से जैसे हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, उसको हटाता कौन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन सी करता है, मूल अधिकार किस भाग में दे रखे हैं, मूल अधिकार कौन से हैं, कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ें रखी हैं, तो ये मेन चीज़ इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो हम लोग वो पैटर्न फॉलो करेंगे और इस सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, ठीक है। तो संविधान मेनली आता है तो उसी तरीके से हम लोग चीज़ें करेंगे। आगे
संविधान निर्माण वही वाला हमें बताया मैंने, यहाँ से मेन प्रश्न आपको आते हैं। प्रश्न का जो क्राइटेरिया है वो मोस्टली आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। संविधान का निर्माण कैसे हो, संविधान के भाग क्या हैं, अनुसूचियाँ क्या हैं, संविधान के विभिन्न अनुच्छेद क्या हैं, विभिन्न प्रावधान क्या हैं, ये सभी चीज़ें हमें मोस्टली पढ़नी है। अगर आपके पॉलिटी के 10 प्रश्न आ रहे हैं तो 10 में से 7 प्रश्न यहीं से आएंगे, यही आपका मेन टॉपिक है। लोकतंत्र में चुनावी राजनीति, ये भी इसी के अंतर्गत थोड़ी बहुत मात्रा में आ जाती है। चुनाव प्रणाली क्या होती है, निर्वाचन आयोग क्या काम करता है, कैसे निर्वाचनों का प्रबंधन करता है, ये सभी चीज़ें भी इसी के अंतर्गत हम लोग शामिल कर सकते हैं। मतदाता सूची बनाने का और ठीक है मतगणना करने का, ये सब इलेक्शन कमीशन के अंडर काम आता है। चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। वो क्या करता है, इलेक्शन का आयोजन करता है और मतगणना करता है और रिजल्ट की घोषणा करता है। तो ये सभी हमारे यहाँ पे चीज़ें हैं, इसलिए हमारा क्या है, चुनाव निष्पक्ष है, ये सभी चीज़ें हैं। संसद क्या करती है, किस तरीके से संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है, इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं। हाई कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया। लोकतंत्र में अधिकार यानी कि वही हमारे मूल अधिकार क्या हैं, संविधान में अधिकारों की एक तरीके से अनिवार्यता क्यों है, ये सभी चीज़ें हमारी दे रखी हैं। RTI राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। आगे हम लोग बात करें सत्ता की साझेदारी, वही राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं, नेता चुनाव लड़ते हैं, तो उस तरीके से चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। राजनीतिक जातियों का व्यवहार क्यों बदलता है, सांप्रदायिकता क्या होती है, ये सभी थोड़ी बहुत चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ से प्रश्न बहुत ही कम आने के चांस रहते हैं, तो हम लोग इनको देख के निकलेंगे। मेन फोकस जो यहाँ से प्रश्न आते हैं वो रहेगा हमारा। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली की बात करें तो वही चीज़ संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेंगी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, जो हमारा 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, अब तो बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, वो भी हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, प्रतिस्पर्धा संघर्ष यानी कि राजनीतिक दल क्या हैं, विभिन्न तरीके से कौन सी राजनीतिक पार्टी हैं, कौन से हमारे राष्ट्रीय दल हैं, कौन से राज्य स्तरीय दल हैं, कितने दल हैं हमारे यहाँ पे, ये सभी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। लोकतंत्र की उपलब्धियाँ क्या हैं, लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों को द्वारा लोगों के लिए और लोगों का शासन। तो लोकतंत्र में मेन जो एक तरीके से उपलब्धियाँ हैं वो है उत्तरदायित्व। भाई हम लोग किसी सरकार को चुनते हैं यानी कि हम लोग सांसदों विधायकों को चुनते हैं, वो सरकार बनाते हैं और फिर उनको भी उत्तरदायी होना होता है हमारे प्रति, नहीं तो हम अगले इलेक्शन में उनको हटा देंगे। तो ये लोकतंत्र की मेन जो है उत्तरदायी शासन और वैध शासन, यानी कि वो कानून का पालन करेंगे, वैध शासन ये हो गया। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। आगे हम लोग देखें लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं, अवधारणा सिद्धांत, ठीक है, लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाएं क्या होती हैं, ये सभी चीज़ें मेन एक तरीके से बात कर डिस्कशन के हिसाब को आपको करनी पड़ेंगी। प्रश्न आने की संभावना एकदम ना के बराबर है। प्रश्न कहाँ से आते हैं, आपके मेन संविधान वाले टॉपिक से। जैसा कि आपको और भी आपने एग्जाम वगैरह की थोड़े बहुत प्रीवियस के प्रश्न देखे हो या तैयारी की हो, तो SSC वाला जो लेवल होता है वो आपके प्रश्नों का लेवल यहाँ पे रहता है। पॉलिटी के बाद हमारा आता है इकोनॉमी। बिहार के गांव की कहानी, ये हमारा जो एक तरीके से बुक है, ठीक है, 9th क्लास की बुक है अर्थशास्त्र की, उसमें दे रखा है। लेकिन इस तरीके से प्रश्न नहीं आते हैं, प्रश्न आते हैं आपके कुछ अलग तरीके से, वो हम लोग वो भी देखेंगे और सिलेबस को कंप्लीट करते हुए। तो गांव की कहानी है, किस तरीके से विकास होता है, उत्पादन, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उत्पादन के कारक होते हैं, यानी कि भूमि के बदले हमें क्या मिलता है, किराया मिलता है, श्रम के बदले मजदूरी मिलती है, ठीक है, उद्यम के बदले हमें क्या मिलता है, लाभांश मिलता है, और पूंजी के बदले हमें ब्याज मिलता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी पड़ेंगी। मानव एक संसाधन है, भाई मानव संसाधन आपको पता ही होगा, ह्यूमन रिसोर्स होता है, क्योंकि मानव क्या करता है, विभिन्न तरीके के कार्य कर क्या करता है, उत्पादन कार्य में सहयोग देता है, इसलिए मानव एक संसाधन की तरह भी प्रयोग होता है। इसको हम लोग मानव पूंजी भी कहते हैं। तो इसमें वही सारी चीज़ें हैं, लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पे हमें क्या करना चाहिए, योगदान देना चाहिए, जिससे कि वो आगे चलकर रोजगार प्राप्त करे और उत्पादन कार्य में सहयोग दे। इसके अलावा गरीबी के एक तरीके से क्या होती है, परिभाषा क्या है, समस्या भारत में क्या क्या चीज़ें हैं, गरीबी को कैसे दूर किया जाएगा, ये सभी चीज़ें हैं। गरीबी के अलावा जो बेरोजगारी है, बेकारी है, ठीक है, बेकारी की परिभाषा क्या होती है, मुक्ति प्राप्त कैसे कर सकते हैं, बेकारी सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होगा उसका, अगर हम लोग रोजगार प्राप्त कर लेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, ये सभी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी इसके अंतर्गत। आगे हम लोग बात करें कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता। बिहार में कृषि खाद्यान्नों के प्रकार, कौन सा उत्पादन होता है, उनकी गुणवत्ता क्या है, अकाल के दौरान भारत किस तरीके से या फिर बिहार किस तरीके से उससे निपट सकता है। जैसे किसी साल क्या हो गया, थोड़ा सा उत्पादन कम हो गया,
ठीक है, क्या आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो हमें उस समय कैसे हम लोग उत्पादन से जो हमने पहले से कर रखा है, पहले से स्टोर कर रखी हैं चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा एक संगठन है हमारे यहाँ पे FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, खाद्यान्न को थोड़ी बहुत मात्रा में स्टोर करता है जिससे कि अकाल जैसी कंडीशन में निपटा जा सके। तो वो सभी चीज़ें भी हमें देखनी है। कृषक मजदूरों की समस्याएं, तो वो भी देखना है। भारत में कृषक मजदूर हैं, उनकी मजदूरी बहुत ही कम होती है, तो वो अपना जो रेगुलर लाइफ में जो हमें खाने पीने की चीज़ें चाहिए, स्वच्छ एक तरीके से वातावरण चाहिए, आवास चाहिए, उन चीज़ों से डील नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनको अपना नहीं पाते हैं। तो उनकी समस्याएं क्या क्या हैं, उनको कैसे समाधान किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें भी इसके अंतर्गत हमें देखनी पड़ेंगी। आगे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के अंतर्गत इसके इतिहास, यानी कि अर्थव्यवस्था का परिचय देखना है। अर्थव्यवस्था होती क्या है, अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे कैसे विकास हुआ है, मूलभूत आवश्यकताएं और विकास का संबंध क्या होता है, राष्ट्र एवं राष्ट्र की जो हमारा राज्य है उसकी आय क्या होती है, यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय है, क्या क्या होते हैं, कैसे इसको काउंट करते हैं, वो सभी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी इकोनॉमी के अंतर्गत। अर्थशास्त्र की आगे की बात करें तो मुद्रा, बचत एवं साख, यानी कि एक तरीके से आपको पता होगा जो हमारी करेंसी है वो उसका परिभाषा क्या है, कितने प्रकार की मुद्रा होती है, साख का क्या अर्थ है, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़नी पड़ती हैं। हमारी वित्तीय संस्थाएं जैसे RBI हो गया, बैंक हो गए, बहुत सारी बैंक के अलावा बहुत सारी कंपनी हो गई, तो वही सभी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। व्यावसायिक बैंक हो गया, सहकारिता हो गया, स्वयं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारे ग्रुप होते हैं FSG बोलते हैं उनको, इसी के अलावा हमारे प्रेफर ग्रुप होते हैं, वो भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें इसके अंदर। अर्थशास्त्र की बात करें और इसमें रोजगार, वही मैंने अब थोड़ा पहले बताया था, विश्व में किस तरीके से चल रहा है, हमारा 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, कृषि और संबद्ध क्रियाएं, फिर दूसरा उद्योग क्षेत्र आता है, ठीक है, तीसरा हमारा आता है सेवा क्षेत्र, तो वही चीज़ें देखनी है। वैश्वीकरण क्या होता है, हम लोग वर्ल्ड जो हमारा हिस्ट्री कर रहे थे, हम लोग हिस्ट्री वाले टॉपिक में देखा था हमने, वैश्वीकरण क्या है, भारत में 1991 में अपनाया गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। 1991 में वैश्वीकरण का इतिहास क्या था, भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, वही सारी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत देखनी पड़ेंगी। आगे उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण की बात करें, उपभोक्ता जागरण, उपभोक्ता शोषण, यानी कि हमारे यहाँ पे एक संगठन है वो काम करता है उपभोक्ता संरक्षण के लिए, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स को देखने का काम करता है, यानी कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को देखने का काम करता है, वो क्या किस तरीके से गठन हुआ, उसका क्या क्या काम करता है, हम लोग कैसे अपील कर सकते हैं, उपभोक्ता हमारा एक तरीके से जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है या ट्रिब्यूनल है, उस चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत देखना है। तो ये हमारा सिलेबस था, अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारी पूरी टीम रहेगी, आप सभी को पता ही होगा। बिहार पुलिस के तो इसमें सिलेबस में चीज़ें बहुत सारी दे रखी हैं, लेकिन प्रश्न जहाँ से आते हैं उस तरीके से हम लोग देखेंगे। जैसे पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी का मेन फोकस हमारा संविधान रहेगा, और संविधान को पढ़ते हुए हम लोग पूरे सिलेबस को देखेंगे। जैसे लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है, चुनाव वाला देख लेंगे, और भी इसी तरीके से हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी की सभी चीज़ें उससे टच करते चलेंगे, नदी कहाँ पे है, पहाड़ कहाँ पे है, तो हम लोग टॉपिक करेंगे एक एक करके, ठीक है। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसी तरीके से इकोनॉमी। तो सिलेबस में जो चीज़ें दे रखी हैं हम उसको टच करते हुए मेन फोकस उस पर करेंगे जहाँ से प्रीवियस ईयर में प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि आपका मेन गोल सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करना मेन गोल नहीं है, एक गोल है जिसको हम लोग मेन गोल तक पहुँचेंगे, क्योंकि हमारा मेन गोल है अपना रैंक प्राप्त करना, अपना सिलेक्शन लेना, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें काम करनी है। सिलेबस सेकेंडरी आता है, सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ऐसा होता है कि हम लोग कहाँ पर पहुँचेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को करने के उस पर पहुँचेंगे, लेकिन हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से चीज़ें हैंडल करेंगे कि आपका एग्जाम भी पहले प्रायोरिटी रहे कि आपको एग्जाम में प्रश्न मिलें, और प्रश्न मिलने के साथ ही साथ आप लोग सिलेक्शन भी ले पाएँ। तो हमारा मेन फोकस रहेगा एग्जाम क्लियर करने पर, सेकेंडरी प्रायोरिटी रहेगी हमारा सिलेबस कंप्लीट करने पर। और जैसे जैसे आप लोग का जो हम लोग पढ़ाएंगे उस हिसाब से चीज़ें करते जाएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि आपका सिलेबस भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से चीज़ें हम लोग पढ़ाएंगे आपको, हम लोग पढ़ाएंगे तो अपने हिसाब से जैसे प्रश्न आ रहे हैं, बट आपके सिलेबस को टच करते हुए। तो ये हमारा जीएस का मैंने आपको बताया। इसी तरीके से और भी हमारी फैकल्टी आपको एक एक करके सभी चीज़ें बताएंगी, साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो इतना ही है इस क्लास में, और हम लोग अगले टीचर के साथ जुड़ते हैं और वहाँ पर चीज़ें कंप्लीट करेंगे। जैसे साइंस हो गया, साइंस के लिए सर बताएंगे आपको, इसके साथ ही साथ आपके मैथ वाले सर बताए हैं, इसी के साथ साथ रीजनिंग वाले सर थोड़ा बहुत बताएंगे, जो रीजनिंग वाले आते हैं, करंट वाले सर तो आपको बता ही रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है, और आई होप अगर आप हम लोग के साथ जुड़ेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे, आपको सिलेक्शन तक पहुँचा पाएंगे। तो जिसको भी बैच लेना हो
जल्दी करें क्योंकि सीटें फुल हो जाती हैं, फिर प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि सिलेक्ट हमारा ऐप डाउनलोड करना है, शार्प लर्निंग ऐप, और उसमें जाके हमारा बैच सर्च करना है, या फिर आपको ऊपर ही दिख जाएगा, फिर वहाँ से आपको क्या करना है वो बैच परचेज कर लेना। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टीचर के साथ और नेक्स्ट सिलेबस के साथ।